बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था। वो फ़ोन पे भी अगर बात करती थी आफ्ताब से तो वो दूर जाके बात करती थी। वो आफ्ताब से बहुत बुरी तरीके से डरने लगी है। ये आफ्ताब था, वो उसके बॉडी पे सिगरेट बट्स को लाइट आउट करता था। टिल दी वेरी एंड वो रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहती थी, पर आफ्ताब हमेशा ब्लैकमेल कर रिलेशनशिप में उसको ट्रैप कर लेता था। बोलता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा और तुम्हारे पूरे फैमिली का नाम लिख दूंगा। मतलब वो एक रात थी जब मैसेज किया था कि प्लीज़ मुझे यहाँ से रेस्क्यू करो, नहीं तो फिर हो सकता है कि आज रात मेरी आखिरी रात हो। यू नो, जस्ट बी केयरफुल, ऐसे हमने उनको कहा था। हम श्रद्धा को जानते नहीं थे, पर ये सब सुन के हमारे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्रद्धा के लिए हम सबको लड़ना है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाया कुमार। लिव इन पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफ्ताब के खिलाफ हो रहे खुलासे उसका सच बयान कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के पास 24 नवंबर 2020 का श्रद्धा का एक व्हाट्सएप चैट है, जिसमें श्रद्धा लिख रही है कि उसके साथ ऐसी मारपीट हुई है कि वो बेड से उठ तक नहीं पा रही थी। इतना ही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट भी है। श्रद्धा की तस्वीर है जिसमें उसके साथ हुई मारपीट के निशान साफ साफ उसके चेहरे पर नजर आ रहे हैं। देखिए वो तस्वीर। दावा है कि मेहरौली में आने से पहले श्रद्धा और आफ्ताब जब लिव इन रिलेशनशिप में थे तब भी उसके साथ मारपीट हुई, लेकिन तब आफ्ताब के माता पिता ने किसी तरह श्रद्धा को मना लिया, उसे समझा दिया। इस चैट से साबित होता है कि श्रद्धा पर आफ्ताब के जुल्मों की एक लंबी दास्तां है, जिसका आखिरी अंजाम श्रद्धा की हत्या और फिर शव के 35 टुकड़े के तौर पर सामने आया है। इस बीच दिल्ली पुलिस को सर्च में कई धारदार हथियार मिले हैं। इनमें एक छोटी आरी भी मौजूद है। श्रद्धा और आफ्ताब जिस फ्लैट में रह रहे थे, वहां कोई फर्नीचर वहां पर था ही नहीं और कोई फर्नीचर वर्क भी नहीं हो रहा था। ऐसे में इस आरी के मिलने की बेहद अहम माना जा रहा है। उस आरी को फोरेंसिक टेस्ट के लिए भी दिल्ली पुलिस ने भेज दिया है। इस आरी का कहां इस्तेमाल हुआ था, क्यों इस्तेमाल? दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब को कई लोकेशंस पर ले जाकर सबूतों को तलाशने की कोशिश भी की जाएगी। इन लोकेशंस में उत्तराखंड का शिवपुरी शामिल हो सकता है। वहां की वशिष्ठ गुफा में श्रद्धा ने आखिरी रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इस बीच दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई भी पहुंची है, जहां श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्तों का सच तलाशा जाएगा। इस पूरे केस में श्रद्धा के कुछ दोस्तों की गवाही भी बेहद अहम हो सकती है। श्रद्धा के दोस्तों के अलर्ट के बाद ये मामला खुला है। आज टाइम्स नाउ नवभारत पर श्रद्धा के कुछ दोस्तों की गवाही होने जा रही है। सवाल पब्लिक का है कि श्रद्धा के दोस्त आफ्ताब को फांसी तक पहुंचा पाएंगे। श्रद्धा से टॉर्चर, ब्लैकमेल पर दोस्तों की गवाही कितनी अहम हो सकती है, यही है आज सवाल पब्लिक का। पब्लिक के सवालों को आपके सामने रखूं उससे पहले मैं श्रद्धा के दोस्त जो इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाने जा रही हूं। हमारे साथ आज है रजत शुक्ला, श्रद्धा के दोस्त हैं। राहुल राय भी श्रद्धा के दोस्त हैं। साथ ही इस शो पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रणव काबरा, श्रद्धा के डॉक्टर। निर्मल कौर, पूर्व डीजीपी झारखंड, आज हमारे साथ जुड़ रही हैं क्योंकि ये बता सकती हैं कि कौन सी गवाही इस तरह की साबित हो सकती है जिससे पुलिस को सुराग भी मिले और उनके केस को कोई ठोस मजबूत एविडेंस भी मिले। तो आज सवाल पब्लिक का है कि श्रद्धा के दोस्तों ने आफ्ताब का राज खोला, क्या उनकी गवाही से श्रद्धा को इंसाफ मिल पाएगा? सवाल नंबर 2, श्रद्धा के करीबी जानते थे कि आफ्ताब उसे टॉर्चर करता था, क्या श्रद्धा को बचाया जा सकता था? सवाल नंबर 3, लिव इन रिलेशन में घरेलू हिंसा का कानून लागू, फिर आफ्ताब के सामने क्यों मजबूर थी श्रद्धा? आज यही सवाल हम पूछ रहे हैं
और पहला सवाल मैं रजत शुक्ला से पूछना चाहती हूं। रजत शुक्ला जी, आप श्रद्धा के दोस्त रहे हैं, कॉलेज में उनके साथ पढ़े हैं। रजत शुक्ला जी, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, जिसमें श्रद्धा बात कर रही है और कह रही है उसे किस तरह से पीटा गया, और डॉक्टर भी गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से पीठ पर और उसके गर्दन के पीछे निशान थे मारपीट के। इसके बाद क्यों थी मजबूर श्रद्धा आफताब के साथ रहने के लिए? मेरे ख्याल से ये जो आपने सवाल किया है, कहीं ना कहीं ये सवाल हमारे मन में भी हमेशा से था, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया था कि उसका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि वो सहेगी। वो एक्सप्रेसिव लड़की थी, बोल्ड थी, इंडिपेंडेंट थी, स्ट्रांग थी, मॉडर्न, प्रैक्टिकल, आप कह सकते हैं कि अहेड ऑफ द टाइम लड़की थी। उसको शायद हमारे वैलिडेशन या हमारे सजेशन की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसको खुद पता था जीवन में क्या करना है। तो वो किसी बहुत बड़े ब्लैकमेलिंग की वजह से ही रुक सकती है, एक ऐसे इंसान के साथ जो कि इतना वॉयलेंट रहा हो। सवाल ही नहीं बनता कि कोई साधारण चीज की वजह से वो रुकेगी। पर रजत जी, आप ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये ब्लैकमेलिंग। क्या श्रद्धा ने किसी भी दोस्त से इस ब्लैकमेलिंग के बारे में कुछ कहा? आपके दिमाग में ये ब्लैकमेलिंग का ख्याल कहां से आ रहा? एक ब्लैकमेलिंग की बात की गई थी कि वो कहता था कि अगर श्रद्धा, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें चल रही थी, लगातार चल रही थी, 2019 से लगातार ये चलती गई, कालांतर में बढ़ती गई, तो हमेशा श्रद्धा का कहना था कि वो उसे छोड़ देगी, वो उसे छोड़ना चाहती है, ये सभी चीजें बातें सामने आती थी। तो आफताब का ऐसा कहना था कि वो सुसाइड कर लेगा और नोट में श्रद्धा और उसकी फैमिली का नाम ले लेगा। तो श्रद्धा खुद पर तो चलिए वो सह ही रही थी उस रिलेशनशिप में रह के, पर फैमिली के ऊपर कोई आंच ना आए, मेरे ख्याल में ये एक छोटा कारण हो सकता है, पर ये एकमात्र कारण बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं नहीं मान सकता, क्योंकि जितना मैंने श्रद्धा को जाना है, ये एक छोटी सी चीज, मतलब एक साइको वाला ये जो ट्रेट है एक इंसान का, उसका वो कंप्लेन कर सकती थी पुलिस को, या हम लोग भी उसकी मदद कर सकते थे इससे बाहर आने में, पर कुछ बड़ा जरूर होगा जिसमें शायद कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था, इसीलिए शायद उसने हमें या किसी को भी उस बारे में नहीं बताया। राहुल राय, श्रद्धा के दोस्त भी हमारे साथ हैं। राहुल राय, आप रजत शुक्ला से सहमत हैं? क्या इस तरह की कोई वजह हो सकती है? क्या श्रद्धा ने इसके बारे में कभी कुछ कहा? और क्या ऐसी मजबूरी थी, सिर्फ ये डर कि आफताब सुसाइड कमिट कर लेगा और फैमिली का नाम लिख देगा, परिवार टेंशन में आ जाएगा, मुसीबत में आ जाएगा? क्या ये श्रद्धा को रोक सकती थी कि वो ये भी सहने को तैयार हो गई कि उसकी पीठ में सिगरेट से उसे जलाया भी गया तो भी वो आफताब को छोड़ नहीं पाई? उसके वो डरी हुई थी, डर के कर रही थी, क्या कैसा करती हो तो किसी को नहीं पता। अपने खुल के बात करती ही नहीं थी, मतलब तुम खुल के, मतलब मैं कुछ बोलूँ किसी जैसा बात ही नहीं पता था खुल के। और हम लोग जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो उसके गर्दन पे निशान था, उसके पीठ पे लगा था, और उसका हेल्प भी हम लोग करने का बहुत कोशिश किए, मगर उसका हम लोग पुलिस चौकी में गए। पुलिस चौकी में जाने का एनसी किया, एनसी करने के बाद में फिर लोग घर पे आए रिटर्न, ऐसा हुआ। और वो खुल के कुछ बोलना नहीं चाहते थे, हम लोग खुल के कुछ बताया नहीं हम लोग को, मतलब तुम क्या खुल के कैसा। हाँ, और कुछ नशा एक्चुअली ऐसा करता था, करने के बाद में मैं उसको जाके मारता था। नहीं, आपने कहा नशा करता था, इस बात को श्रद्धा ने कभी कहा अपने दोस्तों से कि आफताब नशा करता था? हाँ, वो जब लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, जब एमसी करने गए थे, तो मेरे को वो मतलब मेरे को बोले थे, मतलब नशा करता था, मारता था, और किसी लड़की के साथ अफेयर है, मतलब लड़की के साथ में मतलब उसका चैटिंग वीटिंग किया था, मतलब अफेयर है, मतलब जाता था घूमने फिरने, मतलब जो भी ऐसा। श्रद्धा जब फर्स्ट टाइम मिली थी, हम लोग का फर्स्ट टाइम दोस्ती हुआ था। हमारा एक दोस्त है गॉडविन करके, वो लोग कॉल सेंटर में मालाड में काम करते साथ में, तो मेरा फ्रेंडशिप गॉडविन भाई ने कराया था, और कराने के बाद में मतलब मैंने हेल्प किया था, मतलब जो मेरे से हुआ मैंने वो टाइम पे किया था। नहीं तो आप नाला सोपारा के थाने में भी लेके गए थे श्रद्धा को, उस समय क्या हुआ था आप बता सकते हैं? कि श्रद्धा तैयार हो गई कंप्लेंट देने के लिए, तो क्या बात रोक रही थी उससे?
हाँ उस बार नहीं श्रद्धा मेरे को, मैं बोला तुरंत, मतलब तैयार हुए, साथ में गई, एनसी लिखवाई, एनसी लिखवाने के बाद में लिख के खुद दी, पेपर पे लिख के एनसी पुलिस चौकी में जमा की, जमा करने के बाद फिर एवरसाइन में आया, छोड़ा। और उसके मैं बोला हॉस्पिटल में एडमिट करते बाद में बोलते नहीं, बाद में मैं उधर से चले गया, मेरे दोस्त ने हॉस्पिटल में एडमिट भी किया शायद से। तो मैं दूसरे दिन फिर बुलाया, दूसरे दिन बुलाने के बाद में उनको महिला मंडल मतलब बीजेपी के तो उनके पास लेके गया। बोला तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है बता सकते हैं आप, पूनम बिडलान करके मैं उनके पास लेके गया। तो अपना प्रॉब्लम बता दो, मतलब जो भी प्रॉब्लम है मतलब मैडम महिला मंडल वाले सॉल्व कर सकते हैं आपका। तो अपना मैडम को प्रॉब्लम बताने लगी। हम लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, हम लोग को इतना मतलब एवरसाइन में हुआ कि मेरे को मारता है, मेरा गला दबाता है, मेरे ऊपर 3 से 4 बार अटैक कर चुका है। अच्छा, तो मैं पुलिस ने कंप्लेंट नहीं ली और श्रद्धा ने जो लिख के दिया उसमें क्या लिख कर दिया? उसमें नहीं, मैं तो नहीं देखा, वो लिख के वो ताबड़तोड़ दे दिए एनसी, मतलब पुलिस वाले बैठे थे तो उनको दे दिए एनसी करके, मतलब दे दिए। मतलब मेरे मतलब वो हमेशा एक ही बात का डर हो मेरे को, जब तक थी साथ में बोलती थी मुझे मार डालेगा, मुझे खतरा है, मेरे को मार डालेगा। मेरे पर 4 बार गले पे मतलब इतने गला जोर से दबाया मेरा, अब मुझे पीछे ही मारा है, पूरा दिखाई भी, निशान भी दिखाई, गला भी। आफ्ताब के बारे में बता रही थी, बोलती ऐसा था यही मतलब मुझे मार डालेगा, नाम लेके लिखी उसके अंदर यही लिखा था, उसके अंदर एनसी करने के तो यही सब लिखा था उसके अंदर। तो पुलिस ने कुछ एक्शन लिया राहुल जी? नहीं, पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। उसके बाद में हम लोग ने एक्चुअली दोबारा तो बाद में उसका मुलाकात नहीं हुआ, तो मैडम के पास में ले गया था, बीजेपी का मैडम के पास में, महिला मंडल के पास में। उसके बाद में वो बात समझाए अच्छे से, बाद में मैडम का नंबर लिया, उसके बाद में कांटेक्ट हम लोग का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में मिले मेरे को डायरेक्ट 2021 में मिले। ऐसा तो रास्ते में मिलता था, हाई फाई लगा रहता था हम लोग का, मगर उसके बाद में 2021 में दिखाई, 2021 से अभी तक दिखाई नहीं दी मेरे को। लेकिन राहुल जी, कुछ ऐसा तो नहीं आपको पता चला कि पुलिस में कंप्लेन देने के बाद आफ्ताब ने उसे कोई डराया, धमकाया, पीटा, जिससे वो डर गई हो और दोस्तों के टच में भी नहीं थी? हो सकता है एक्चुअली, क्यों मालूम, हम लोग के कांटेक्ट में नहीं है एक्चुअली काफी टाइम तक। अगर वो डरी हुई तो थी, मतलब मेरे मतलब गॉडविन नाम का मेरा फ्रेंड है, उनको मतलब फोन करके सब बताते, डर जाती थी, फोन करती थी तो गॉडविन मेरे को फोन करता ऐसा है। तो हम लोग कभी ये नहीं सोचे इतना बड़ा हादसा करते, पर हमेशा कोई डर हमेशा था। आपने कहा आपका दोस्त एक था ग्लैडविन ने कैसे मदद की उसकी? क्योंकि ग्लैडविन ने हमारे चैनल से भी बात की है। आप और ग्लैडविन क्या टच में थे एक दूसरे के, और आप ग्लैडविन आपको बताता था कि श्रद्धा के साथ क्या हुआ? गॉडविन ऐसा था, कुछ भी अगर कुछ ऐसा सीरियस की जाता तो तुरंत मेरे को बताता है। क्यों, मेरा दोस्त है वो, खास दोस्त, मतलब मेरे को कुछ भी होता तो तुरंत मेरे को बताता था। श्रद्धा कैसा मेरे को गॉडविन कॉन्टेक्ट से ही मिली थी कि ये लोग साथ में जॉब करते थे, जो भी ये लोग कॉल सेंटर में, तो इनका क्या था साथ में उठना बैठना था, उनका अच्छी तरह ये लोग दोस्त है। और मैं कहता मैं गॉडविन का दोस्त था अच्छी था, तो गॉडविन कुछ भी प्रॉब्लम होता मेरे को जरूर बताता था। तो मैं बोला इसका उपाय एक ही चीज, अपने को कंप्लेंट करना बहुत जरूरी। तो मैं वो टाइम पे श्रद्धा को बुलाया नीचे, वो आई गेट के मतलब बिल्डिंग रोड पे आई, खड़ी थी, मैं आया गाड़ी लेके, उनको गाड़ी पिकअप किया, नाला सोपारा तुलिन स्टेशन पे लेके गया उनको। मैं डॉक्टर प्रणब काबरा से पूछना चाहती हूँ, श्रद्धा आपके पास आई थी डॉक्टर काबरा, आपने उसे एग्जामिन किया तो क्या देखा आपने, और क्या ये मारपीट के निशान थे, किस तरह के निशान थे? जिस तरह तस्वीर बता रही है, आप समझा सकते हैं? सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा, आपका ये जो मिथ है कि वो मुझे मिलने आई थी या मुझे कंसल्ट की थी, ये गलत है। मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी, मुझे फोन आया था कि मैं श्रद्धा करके पेशेंट बोल रही हूँ और मुझे आपसे कंसल्ट करना है फोन पे। मैं बोला फोन पे कंसल्ट नहीं हो सकता है, आपको फिजिकली आना पड़ेगा हॉस्पिटल में और हम टेक्निकली टेबल टू टेबल बात करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। शी वांटेड सम सेडेटिव पिल्स, एंटी स्ट्रेस पिल्स, ऑनलाइन मेडिकेशन जो कोविड के टाइम पे काफी ट्रेंड में चला था, उस चक्कर में उन्होंने मुझे फोन किया था। बिकॉज मेरा जो हॉस्पिटल है रक्षा हॉस्पिटल बारवे चारकुप जंक्शन पे, वो उनके घर से जहाँ वो एवर्सन नगर बलाने में रहते थे, जो उन्होंने बताया वो कुछ दूरी पे ही था, तो आई वॉज एसेसेबल एज ए डॉक्टर। तो उन्होंने मुझे फोन किया था और मेरी उनसे बात हुई थी और ये बात करीब 2-2.5 मिनट चली थी, ज्यादा नहीं। और मैंने उनको फोर्स किया था कि आप हॉस्पिटल आइए, इसको हमें एक साइकेट्रिक ओपिनियन लेना पड़ेगा, एक काउंसलिंग करनी पड़ेगी आपकी, उसके बाद में मेडिकेशन स्टार्ट किया जाएगा। फिजिकली उसके बाद वो कभी ना मुझे मिले हैं
न कभी आज तक उनके बारे में मुझे सुनाई दिया। तो रजत शुक्ला मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कुछ चैट्स भी श्रद्धा के सामने आए हैं। चैट्स में वो अपने दोस्तों के साथ टच में थी, राहुल के साथ टच में थी, और वो मेंशन करती है कि शायद आफताब के माता पिता ने कुछ मध्यस्थता की और मनाया, और फिर आफताब घर से निकलने वाला था, बाहर आने वाला था। ये सब कुछ चैट में श्रद्धा बता रही है। रजत, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं, आफताब के माता पिता को सब कुछ पता था कि उनका बेटा क्या कर रहा था, कितना पीट रहा था और किस तरह की प्रॉब्लम्स श्रद्धा को हो रही थी, बावजूद इसके उन्होंने कुछ किया नहीं? देखिए, आफताब के पेरेंट्स को निश्चित तौर पे पता रहा होगा कि क्या कुछ चल रहा है। हम सभी लोगों से बहुत ज्यादा पता होगा। और श्रद्धा ने, ये जो हमारा कॉलेज ग्रुप था, एक सीमित ग्रुप था और सभी लोग किसी न किसी क्षेत्र में थे और अच्छा कर रहे थे। श्रद्धा खुद मेरे साथ थिएटर में थी, वो डांस भी काफी अच्छा करती थी। जो क्लैडविन है, ये भी हमारे ही सर्कल का लड़का था, ये भी काफी ज्यादा एक्टिव था। हम सभी लोग जर्नलिस्ट बनना चाहते थे। श्रद्धा जो कि इस तरह की लड़की है जो मतलब बिलीव ही नहीं हो पाता है आज की बताया जा रहा है जिस तरह से कि वो मजबूरन में मतलब वो सह रही थी ये सभी चीजें। आफताब के पेरेंट्स को ये बात जाहिर से पता होगी, क्योंकि जब ये लिव इन रिलेशनशिप में, आपने मेहरौली का नाम लिया था, मेहरौली में बेशक वो थे, पर वो जब शिफ्ट हुए थे मेहरौली, उसके पहले ये यहां वसई में भी लिव इन रिलेशनशिप में कुछ समय रहे थे और उस दौरान ये सभी घटनाएं हुई थी। आफताब के पेरेंट्स का भी एग्रीमेंट में नाम है। आप देखेंगे जो एग्रीमेंट की कॉपी सर्कुलेट हो रही है तो उसमें ये दोनों ने अपने आप को एक पति पत्नी की तरह पोस्ट किया है, इस तरीके से दावा किया जा रहा है उस एग्रीमेंट द्वारा। और आप देखेंगे कि आफताब के जो पेरेंट्स हैं उनकी भी फोटो, रजामंदी, सिग्नेचर्स वगैरह हैं। इससे ये साबित होता है कि आफताब के पेरेंट्स को पता था। और ये मैं यही इसलिए कहता हूं क्योंकि ये सभी चीजें जो पूरा श्रद्धा का ये जो हत्याकांड है ये सभी लोगों के सामने आया, उसके ठीक 15 दिन पहले आफताब के पेरेंट्स ने अपना घर छोड़ दिया जिसमें कि वो 23 साल से रह रहे थे। तो इससे ही कम अपने आप संदेह जो है वो अपने आप यकीन में बदल जाता है कि आफताब के पेरेंट्स आफताब के बिहेवियर के बारे में अच्छे से परिचित थे और बहुत मुमकिन है कि उनका कुछ इसमें गलत इन्वॉल्वमेंट रहा है जिसकी वजह से उन्हें भागने की जरूरत पड़ी है, वहां से हटने की जरूरत पड़ी है, छुपने की जरूरत पड़ी है। निर्मल कौर जी, आप डीजीपी रह चुकी हैं। रजत जो कह रहे हैं कि माता पिता को पता था, माता पिता ने मध्यस्थता की, रेंट अग्रीमेंट पर उनका नाम था और चैट में भी दिख रहा है कि माता पिता से बात हुई और श्रद्धा उनके घर पर गई और उसके बाद आफताब शिफ्ट आउट किया माता पिता के घर से। इन सब से आप क्या आकलन निकालेंगी कि ये क्या रही होगी प्लानिंग या क्या रहा होगा रुख जो इस हद तक पहुंच गया कि श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए आफताब ने? निश्चित उन्हें कुछ पता था कि ये सब अब मतलब जो है मामला बाहर आने वाला है, उजागर होने वाला है और उनकी बहुत बदनामी होगी, उनसे पूछताछ होगी, इसलिए उन्होंने चुपचाप कन्नी काट ली। और बिना उनकी शह के मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कांड मुमकिन होता। वो एग्रीमेंट में भी है, जैसे कि बताया, वो बाकायदा पीछे पीछे काउंसिल भी कर रहे थे और श्रद्धा को परसुएट कर रहे थे कि रुक जाओ, बीच में वो लोग उनके मध्यस्थता भी कर रहे थे। पर जब वो एक एब्यूजिव रिलेशनशिप थी, ये तो क्लियर है कि बहुत ही एब्यूजिव रिलेशनशिप में थी और एब्यूजिव रिलेशनशिप बहुत एडिक्टिव भी होती हैं, बहुत हैबिट फॉर्मिंग होती हैं। और एक बात और है उनके बारे में, एक बहुत कॉमन सेइंग है कि अगर एक मेढक को आप उबलते पानी में डालो तो उछल के बाहर चला जाएगा, पर अगर आप ठंडे पानी में डालो और धीरे धीरे हीट बढ़ाओ तो वो वहीं पे मर जाता है, वो बाहर निकलने की उसमें एनर्जी नहीं रहती है।
वही लगता है श्रद्धा के साथ हुआ। उसका जितना स्पंक था, जितनी उसका व्यक्तित्व था, या जो भी उसकी एक अपनी गरिमा थी, वो सब धीरे धीरे इस मारपीट और अब्यूज के चलते खत्म हो गई। कुछ बात पुलिस के थ्रू सोर्सेस से हमारे सामने आई है कि श्रद्धा के मरने के बाद भी, उसके मर्डर के बाद भी 20 गर्लफ्रेंड्स शायद उस घर में आई। क्या अगर श्रद्धा ये सोच रही थी तो ये सच था? उसने कुछ देखा था? ऐसा किसी दोस्त को कुछ बताया उन्होंने? नहीं, श्रद्धा ऐसा कोई दोस्त को बता, मेरे साथ तो मेरे से तो कोई कांटेक्ट में नहीं है, कभी मेरे को तो कुछ नहीं बताई। अगर दोस्तों को बता रहेगी तो एक्चुअली बताई रहेगी तो ठीक है, नहीं तो कभी मेरे को कभी ऐसा कोई बात नहीं बताई। क्यों? वो फर्स्ट टाइम मिली थी जब एनसी कराने गया था ना मैडम, जब भी मेरे को सब वो डिटेल में सब बताई। उसको मैं डिटेल में सब पूछा, उसको मतलब क्या प्रॉब्लम कैसा, तो बताने लगी हाँ ये लड़की लोग घूमता है ऐसा वैसा, उसको लेके चैटिंग करता है, इसको लेके हम लोग का झगड़ा हुआ, मेरा गर्दन दबाया। उसके पहला भी 3 से 4 बार कर चुका था ये। रजत और राहुल दोनों कह रहे हैं कि शायद अपने पेरेंट्स के घर भी वो नहीं जा सकती थी, कम से कम उसके मन में ऐसा था, इसीलिए क्या आफताब के साथ ही रह गई, मार खाती रही, सहती रही। लेकिन सिगरेट से जलाने की बात भी सामने आई है और तस्वीरें दिखा रही हैं कितनी अब्यूसिव रिलेशनशिप थी ये। क्या ये श्रद्धा और उसके दोस्त, फैमिली कुछ भी अवॉइड कर पाते अगर कोई ध्यान दे? रिलेशनशिप के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो कि उसके आसपास था नहीं लगता है। ना पेरेंट्स की तरफ से था, ना तो फ्रेंड सर्कल से था। और वैसे भी हमारा जो समाज है वो अब्यूजिव रिलेशनशिप को बहुत हल्के में लेता है। आप देखिए कभी भी कई लड़कियों के साथ स्टॉकिंग होती है, कुछ होता है, पुलिस वाले उसको बहुत ही हल्के में लेते हैं कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे ठीक है, लड़के तो घूमते ही हैं, लड़कियों के पीछे ऐसा तो होता ही है, हर घर में मारपीट होती है, हर घर में लड़ाई होती है। हम लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं। तो हम इस प्रति सजग नहीं है कि एब्यूसिव रिलेशनशिप कितनी खतरनाक होती है और किस तरह आदमी का पूरा व्यक्तित्व खत्म कर डालती है और बहुत सारी मेंटल चेंज डाल देती है उसकी सोच पे, उसके एक्शंस पे, उसके इनिशिएटिव पे। वो कुछ करने के काबिल बचता ही नहीं है। एक बहुत बात पे वो स्ट्रेस में आ जाता है, छोटी छोटी बातें उसको तनाव देती हैं, एक किस्म का बर्नआउट सा हो जाता है उस व्यक्ति को, और जो एब्यूसिव रिलेशनशिप में रहता है। और जब ये सब उसके साथ होता है तो किसी भी सिचुएशन को अपने आप अकेले फेस करने के काबिल नहीं रहता। उसे तो ये भी नहीं पता लगता कि मैं एब्यूसिव रिलेशनशिप में हूँ। मैं रजत आपसे पूछना चाहती हूँ, श्रद्धा आपने कहा बहुत एक्सट्रोवर्ट और बहुत लोगों से मिलने वाली, बोलने वाली, खुश मिजाज लड़की थी। ये इतना चेंज कैसे आया? इस पर कभी दोस्तों में आपस में बातचीत हुई? आपका ग्रुप कितना बड़ा था? आपने ये भी बताया कि 2021 में कुछ फ्रेंड्स गए थे घर पर जब उसने फोन किया था, लेकिन उसके बाद श्रद्धा ने खुद ही मना कर दिया कि पुलिस में जाकर कंप्लेंट ना दो। ये तमाम चीजों पर आपस में आप लोगों ने कोई बात की और दोस्तों ने खुद जाकर कोई कंप्लेंट करने का कभी सोचा? देखिए 2018 तक श्रद्धा एक बहुत ही ज्यादा, मतलब जो मैंने पॉजिटिव वाली जो बातें बताई थी कि बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट, आउटस्पोकन, बोल्ड, स्ट्रांग लड़की जो थी, वो यहां आकर डल हो चुकी थी। ऐसे लगता था कि वो इन्फ्लुएंस्ड है, कंट्रोल्ड है, ऐसा दिखने लग गया। ये हम लोगों को बाद में पता चला है खैर, लेकिन शुरुआत में 2018 से 19 के बीच जो इसके अंदर चेंजेस मैंने देखे थे कि वो डल हुई थी और यहां वो रूड हुई थी। 2019 में जब मेरी लास्ट मीटिंग थी उससे, तो मैंने देखा था वो काफी रूड हो गई थी। तो वो एक ऐसा सिग्नल था मेरे लिए कि यू आर नॉट वेलकम्ड हियर, मतलब कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। आई देन थॉट कि शायद ये सिर्फ मुझे कह रही है, पर बाद में पता चला कि इसने सभी लोगों के साथ में डिस्टेंस बना लिया था और इसका जो जीवन है वो आफ्ताब के दरमियान ही पूरी तरीके से सीमित हो गया था। हमारा जो कॉलेज का ग्रुप था, हम सभी इमोशनली, इंटेलेक्चुअली हम साउंड थे, हम समझते थे दुनिया को, लेकिन श्रद्धा कहीं ना कहीं डिस्टेंस जो हो गई थी हम लोगों से, वो एक आफ्ताब के दरमियान थी। तो आफ्ताब के बोलने वाली जो चीजें थी वो शायद उस पर काफी प्रभाव कर रही थी, इन्फ्लुएंस में आ गई थी। रजत, मैं इसी पॉइंट पर और डिटेल जानना चाहती हूँ। इन्फ्लुएंस किस तरह का? आफ्ताब का उस पर होल्ड इमोशनल था,
पहले राहुल ने कहा कि कुछ ड्रग्स अब्यूज था, क्या श्रद्धा को भी कोई ड्रग्स का इस तरह से आदत डाल दिया था जिसकी वजह से नेचर में चेंज हो गया था? आप दोस्तों के बीच में इसमें क्या आप कंक्लूजन पर आए? देखिए, आफताब क्या कुछ सेवन करता था इसके बारे में कभी मुझे नहीं पता चला पर्सनली, पर इसके अलावा वो अब्यूजिव था, वो वॉयलेंट था, इसके बारे में पता चला था। लेकिन साथ ही साथ श्रद्धा का, मैं जो बता रहा हूं, मैं लगातार कह रहा हूं कि ब्लैकमेलिंग का जो मामला था, एक जो सुनने में आया था कि श्रद्धा को वो कहता है कि वो अपनी जान ले लेगा, मतलब वो खुदकुशी कर लेगा और मतलब लिख के जाएगा कि इसके जिम्मेदार श्रद्धा और उसका परिवार है। श्रद्धा, अब गौर करने वाली बात यह होगी कि श्रद्धा अपने पिताजी के साथ ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी, वो अपने माताजी और अपने भाई के साथ में रहा करती थी। गौर करिएगा, तो माताजी की भी तबीयत ठीक नहीं हुआ करती थी और आखिरकार 1-1.5 साल पहले की बात है जब उनका भी देहांत हो गया, तो श्रद्धा कहीं ना कहीं एक वल्नरेबल स्टेट में आ चुकी थी जहां कोई पेरेंटल सपोर्ट नहीं था और फ्रेंड्स को उसके आफ्ताब के इन्फ्लुएंस की वजह से आफ्ताब ने दूर करा दिया था, जिसकी वजह से अब आफ्ताब ही बचा था, मतलब कोई नहीं बचा था उसके दरमियान। तो कुछ ऐसे दोस्त थे, एक आफ्ताब का बचपन का दोस्त था और आफ्ताब की एक बेस्ट फ्रेंड थी, फीमेल बेस्ट फ्रेंड थी, जो कि हमारे ही ग्रुप की, कॉलेज ग्रुप की लड़की थी, जो भी कोशिश करती थी कि वो काफी ज्यादा कांटेक्ट करे। तो ये इतना सीमित दुनिया हो जाने के बाद ये बहुत नामुमकिन था कि श्रद्धा को बताया जा सके, उसको गाइड कर दिया जाता था। ये जो बेस्ट फ्रेंड की मैं बात कर रहा हूं, उसने कई बार उसको गाइड किया, लेकिन आखिरकार वो डिसीजन एक इंसान का होता है। इतनी लिबर्टी हर इंसान को कोई देता है कि आप चूज करें आपको अपने लाइफ के साथ क्या करना है। लेकिन मैं वही बता रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं कि श्रद्धा इस तरह की कोई कमजोर लड़की थी ही नहीं कि वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगी या प्यार में पड़ जाएगी या पागल हो जाएगी एक ऐसे इंसान के लिए। ऐसा कुछ नहीं नजर आता है, कुछ बहुत बड़ा है, कुछ ऐसा ट्रिगर है, कुछ ऐसा हुक है। क्या ट्रिगर है? श्रद्धा क्या को रोक रखा था, मजबूरन वो उसके साथ रह रही थी, नहीं रहना चाहती थी। क्या ट्रिगर है, क्या हुक है? ये हुक के बारे में काश हमें पता होता, अगर पता होता तो मेरे ख्याल में ये चीजें नहीं होती। कुछ लोग कह रहे हैं धर्म के एंगल को भी ला रहे हैं बीच में। क्या श्रद्धा ने ऐसा कभी कुछ कहा कि उस पर कोई प्रेशर था? इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो भी कुछ बड़ी वो बात रही होगी उसके बारे में कभी बाहर बात आ ही नहीं पाई। अगर वो आ गई होती तो शायद चीजें आसान हो जाती। आपने कहा एक उनकी फ्रेंड थी जो बहुत गाइड करती थी, क्या उनको कुछ पता होगा इस बारे में? जी, उनसे जब भी बात होती है वो यही बताती है कि अब्यूजिव रिलेशनशिप था और श्रद्धा उसको बस कमिटमेंट था, इसीलिए वो बस उसको सस्टेन कर रही थी, इतना ही समझ में आता है। और उनसे भी मेरी कल बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया कि श्रद्धा से वो जब सिगरेट मार्क्स वाली जो बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो 2 साल के गैप के बाद मिली थी। आप समझ रही हैं? मतलब ये हो सकता है कि 19 से 20 तक इस दौरान श्रद्धा सबसे कट हो चुकी थी, यहां तक कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी। तो इस दौरान क्या कुछ चीजें हुई हैं ये किसी को नहीं पता। राहुल, आपसे कभी बात हुई, कोई चर्चा हुई, श्रद्धा ने ऐसा कुछ कहा, धर्म का कोई एंगल डिस्कस किया उसने? नहीं, उसके बाद में कभी कांटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद में कांटेक्ट नहीं, कभी रास्ते में मिली तो हाय बाय चलता था, उसके बाद में कभी बात ही नहीं निकला, टॉपिक निकला ही नहीं कभी। मैम तो कभी किसी दोस्त से कुछ नहीं कहा? ग्लैडविन से भी? उसके बाद में एक्चुअली वो रूम भी चेंज, हाँ गॉडविन से बोला रहेगा आइडिया नहीं, मैं गॉडविन में कभी ऐसा बोला भी नहीं और अभी तक वो ये नहीं किया। मगर वो एक्चुअली इधर से रूम छोड़ के नायगांव चले गई थी, मतलब रूम चेंज कर, रेंट पे रहती थी, रूम चेंज कर देती थी। जब तक एवरसाइन में थी ना लास्ट तब तक मतलब निकलती तो हाई बाई लगा रहता था। उसके बाद में तो मैडम पता नहीं किधर गई। उसके बाद में तभी ये खबर देखने मिल गया तो काफी टाइम के बाद में। कोई भी दोस्त ग्लैडविन भी उसके साथ टच में नहीं था?
हाँ, गॉडविन भी टच में नहीं था। उसके बाद में 2021 में तो मतलब 2021 तक हम लोग मतलब मुलाकात हम लोग का हुआ, मतलब सामने से आना जाना हुआ, तो बात भी हुआ हमारा ऐसा। उसके बाद में कभी कांटेक्ट में नहीं उसके बाद में हुआ मैडम। हमारे साथ करण जुड़ रहे हैं। करण श्रद्धा के मैनेजर रह चुके हैं और मैनेजर जिस कॉल सेंटर में श्रद्धा काम करती थी उसके मैनेजर रह चुके हैं। करण, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ श्रद्धा ने कुछ व्हाट्सएप चैट किए थे जो इस वक्त हमारे चैनल पर चल रहे हैं। करण, श्रद्धा किस तरह का बिहेवियर था और ये जब व्हाट्सएप चैट आया जिसमें वो कह रही है मेरी बीपी बहुत लो है, मैं बिस्तर से उठ नहीं सक रही, क्या हुआ इसके पहले और क्या हुआ इसके बाद? तो ये बहुत सारे इंस्टेंसेस थे जब श्रद्धा मेरी टीम में थी मेरे साथ में, और वहां पे वो मुझे डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करती रहती थी हमेशा। मतलब पहले जब नई आई थी मेरी टीम में, तो शी वॉज वेरी जॉली, बहुत हंसते खेलते रहती थी। लेकिन फिर जैसे जैसे थोड़ा टाइम जाने लगा, फिर मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं तो हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते उसके चेहरे पे या उसको कहीं ना कहीं चोट लगी हुई होती थी। फिर मैंने उस बारे में उसको पहले स्टार्टिंग में जब मैंने पूछा तो तब मुझे ऐसे ही बोल देती थी, अरे काम करते करते लग गया, ऐसा हो गया, घर पे मतलब काम करते करते स्लिप हो गई। तो वो ऐसे स्टोरीज बनाती थी। बट फाइनली नवंबर 2020 में जब उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा चोट लगी थी, तब उसने मुझे एक्चुअली अपनी फोटो भेजी थी कि मेरा फेस ऐसा है और मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और कंसर्न के, मतलब यार 23-24 साल की लड़की थी उस टाइम पे जब मेरी टीम में आई थी, तो मैंने आउट ऑफ कंसर्न मैंने उसको कॉल किया एंड देन आई आस्क्ड कि एक्चुअली में क्या हुआ है तेरे साथ में। तब उसने खुल के बताया कि उसका हस्बैंड उसको मारा है। वो आफ्ताब को हमेशा अपना हस्बैंड बोल के बताती थी, उसने कभी ये नहीं बताया था कि वो लिव इन रिलेशनशिप में आफ्ताब के साथ में। फिर 23 नवंबर को मैंने अपने फ्रेंड गॉडविन को कॉल किया, और गॉडविन वसई में श्रद्धा के पास ही रहता था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये लड़की बहुत डरी हुई है और उसको बहुत चोट लगी है, शी इज नॉट इन द कंडीशन टू गो टू द हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन, अकेले जाने की हालत में नहीं है। तब गॉडविन उसको पहले हॉस्पिटल लेके गया, फिर वहां से पुलिस स्टेशन लेके गया पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। और कंप्लेंट फाइल होने से पहले ही आफ्ताब ने पता नहीं इसको श्रद्धा को क्या पट्टी पढ़ाई, क्या किया कि श्रद्धा ने वो उसने कंप्लेंट दी भी, कंप्लेंट उसने कभी फाइल नहीं होने दी। फिर इनफैक्ट उस टाइम पे वी वर थैंकफुल टू महिला मंडल ऑफ वसई के उन लोगों को इतने शॉर्ट नोटिस पे श्रद्धा के सपोर्ट पे आए और श्रद्धा के साथ में वो लोग पुलिस स्टेशन गए थे। फिर नेक्स्ट डे 24 को श्रद्धा ने मुझे एक मैसेज भेजा कि अभी सब कुछ सॉर्ट हो गया है, आफ्ताब के पेरेंट्स के घर पे गई थी मैं, और आफ्ताब के पेरेंट्स ने मुझे गारंटी दी है कि वो लोग आफ्ताब ये घर से चला जाएगा और मेरे साथ में कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। फिर थोड़े दिन तक वापस शी वॉज नॉर्मल, लेकिन अगेन फिर वो मेरे ख्याल से दिसंबर के पहले हफ्ते में वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। मेरे ख्याल जो भी उसको चोट लगी थी, जो उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, उस मारपीट के चक्कर में उसको काफी बैक में और उसके गर्दन पे काफी चोट आई थी। तो फिर वो हॉस्पिटलाइज थी, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन के लिए वो हॉस्पिटलाइज थी। तो करण जी, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगी। आपने कहा वो पेरेंट्स ने गारंटी दी और उसके बाद कुछ चीजें कुछ देर के लिए ठीक हो गई थी, यानी कि आफ्ताब जब पेरेंट्स के साथ रहता था तब ये प्रॉब्लम होती थी डोमेस्टिक वायलेंस की? ये तो मैं ऐसा नहीं बोल सकूंगा कि वो पेरेंट्स के साथ रहता था तब ऐसा होता था। ये श्रद्धा और आफ्ताब तो दूसरे घर में ही रहते थे जो इन लोगों ने रेंट पे लिया था। ओके, ठीक है, ये वहां पे रहते थे, लेकिन मेरे ख्याल से इसके आफ्ताब के पेरेंट्स को हमेशा से ही पता था कि ये ऐसा वायलेंट है और ये हर वक्त श्रद्धा को मारता पीटता है। ये बात उनसे छुपी तो नहीं थी।
कि आप खुद ही सोचिए कि जो पेरेंट्स वो लड़के की गारंटी ले रहे हैं कि वो आज के बाद ऐसा नहीं करेगा, और वो रिपीटेडली ये सेम चीज करता ही रहा। तो करण जी, आपने श्रद्धा को लास्ट कब देखा, कब वो दफ्तर आई थी, क्या हुआ? मैंने श्रद्धा से बोला था कि तू ऑफिस मत आ, तू अपना काम तू घर से कर। तो मैंने कंपनी से बात करके के लिए जो सिस्टम होता है वो सिस्टम उसके घर पे पहुंचाया। अगले 2 महीने मतलब जनवरी तक, फेब तक वो फिर घर से ही काम करती रही। और फिर जब उसने रिजाइन किया, मुझे बताया था कि वो कोई तो कंटेंट राइटिंग कंपनी है कोई, जिसके लिए वो काम करने जा रही है, जहाँ पे उसको एक्सप्लोर भी करने मिलेगा, मतलब दूसरी जगह जाने मिलेगा, और वो अपना जो भी अपने दिल की बातें वो लिख सकेगी। तो उसने रिजाइन किया, और मार्च 18 तारीख मेरे ख्याल से वो लास्ट डे था श्रद्धा का, जो मेरी कंपनी में था मेरे साथ में। बस उसके बाद मैंने श्रद्धा को देखा नहीं। जो भी है मुझे मेरे दोस्तों के थ्रू ही पता चला है कि वो मतलब बॉम्बे में, मेरे को जब तक ये बात पता थी कि वो बॉम्बे में, मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि वो दिल्ली चली गई। तो 2021 मार्च तक आपने उसे देखा, उसके बाद नहीं देखा? जी। और कोई मैसेज नहीं, कोई ऑब्वियसली कंपनी से रिजाइन कर दिया तो कोई टच नहीं? जी, कंपनी से रिजाइन कर दिया, प्लस फिर वो भी था कि जो उसने मुझे 2-3 और फोटोग्राफ्स भेजी थी जब वो पहले सिचुएशन हुआ था जो उसके साथ में मारपीट का। लेकिन अब वो इमेजेस तो मेरे पास में है नहीं तो मैंने आफ्टर उसके साथ शेयर कर दी होती। क्योंकि ये एक इंस्टेंस नहीं था। मतलब आप खुद सोचिए कि अगर वो 6 महीने में हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते वो चोट के नीचे के ऑफिस आ रही है, तो वो कैसा वायलेंट बिहेवियर रहा होगा आफ्ताब का श्रद्धा के साथ। तो उसने करण जी पर्सनल लेवल पे, आई नो प्रोफेशनली जहां आपके टीम में काम करती थी, कभी पर्सनल बातें करने का समय नहीं होता, पर कभी उसने कुछ एक्सप्रेस किया कि उस पर क्या दबाव था, कैसे वो ब्लैकमेल हो रही थी, क्योंकि उसके दोस्त कुछ इमोशनल ब्लैकमेल की बात कर रहे हैं, कुछ इस पर उसने रोशनी डाली? तो मैम, इस बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन मतलब पर्सनल टर्म्स पे जब जो ये 23 नवंबर का जो वाकया हुआ था उसके साथ में, जिसके बाद मैंने अपने फ्रेंड गॉडविन को भेजा था उसके साथ में पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल। तो मैंने बताया कि 2 महीने तक तो वो ऑफिस नहीं आई थी, बट ये सिचुएशन के बाद में मैंने एक आधी बार उससे फोन पे बात की थी, जब भी मुझे मौका मिलता था पूछने के लिए कैसी है वो और सब ठीक है ना। अभी तो वो सेम सिचुएशन है नहीं, तो अब मैं आई एम नॉट डैम श्योर कि आफ्ताब उस इंसिडेंट के बाद में भी मूव आउट हुआ होगा। मे बी उसने उसको सॉरी बोल के अपनी वो बातों में फंसा के फिर वो उसके साथ में मूव इन हो गया था। तो लेकिन ये फिर बातें छुपाने लग गई थी मेरे ख्याल से। ये इसको वो भी था डर के, ये अपने मतलब जैसे उसने मुझे ये सिचुएशन के बारे में बताया था और पुलिस स्टेशन तक बात चली गई थी, और उसके बावजूद अगर वो उसके साथ में रह रही है तो उसको ऐसा लगा कि उसको मुझे बताना नहीं चाहिए ये बात। तो आप मार्च 2021 में लास्ट मिले। रजत जी, आप लास्ट कब मिले श्रद्धा से, या कब बातचीत हुई आपकी? हम लोगों का, आई एम सो सॉरी, रजत, मैं समझ सकती हूँ आपकी दोस्त हमारे बीच में नहीं है, और आपकी फीलिंग्स इस वक्त क्या होंगी? रजत जी, कोई भी होता, हम श्रद्धा को जानते नहीं थे, पर ये सब सुन के हमारे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रजत जी, आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ, आप सभी दोस्तों का दर्द मैं समझ सकती हूँ। राहुल जी?
पर हमें सबको हौसला दिखाना पड़ेगा, हम सबको श्रद्धा के न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा और शायद जितने सुराग, जितने एविडेंस, सबूत हम दे पाए हमें पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा के लिए हम सबको लड़ना है। राहुल, आप कब मिले थे आखिरी बार श्रद्धा को? आखिरी बार मैम बाइक से KTM गाड़ी से जा रही थी, बस 2021 में लास्ट उसको देखा था मैंने। लास्ट कभी कैसा बाइक से जा रही थी, हाथ देखी मेरे को तो आवाज दी तो तुरंत निकल गई बाइक से। ऐसा कौन से महीने में? 2021 में नहीं मिली, कभी इसके बाद नहीं मिली एक्चुअली। वो ऐसा है, मेरे को लग रहा है पहले का दूसरे महीने में। एक्चुअली मेरे को भी इतना ध्यान नहीं, मैं भी गाड़ी पे ही था, वो भी गाड़ी पे ही थी, और मेरे को एवर्सन ब्रॉडवे थिएटर पे मिली थी। आवाज दी जोर से, मैं देखा तो निकल गई फटाक करके, तो मैं भी निकल गया साइड से। पहले का दूसरे महीने मिले थे 2021 में। ओके, तो जनवरी फरवरी में आप मिले, मार्च में आखिरी बार करण मिले, और शायद बस शायद रजत जी 2019 में। रजत जी हौसला रखिए, श्रद्धा आई फील बैड। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मदद नहीं कर पाया मैं। मतलब अगर जरा भी भनक होती इस चीज की कि इतना कुछ खतरनाक हो रहा है, तो रजत, शायद बहुत कुछ चाहते हुए भी कई बार हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ इस कदर के सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं। डॉक्टर निर्मल कौर, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये किस तरह का कंट्रोल था, ये किस तरह का इन्फ्लुएंस था आफताब का? ये सिर्फ इमोशनल था या कुछ और भी? निर्मल कौर जी। इसमें ना एक तो पैक्ट ऑफ सीक्रेसी और आइसोलेशन, जी, दो चीजें बहुत क्लियरली मार्क हो रही हैं। आप देखिए, एक पैक्ट ऑफ सीक्रेसी है, वो किसी से बताना नहीं चाह रही। कोई भी एब्यूजिव रिलेशनशिप बिना एक पैक्ट ऑफ सीक्रेसी के नहीं रहती है, सरवाइव नहीं कर पाती है। एंड इट वाज अ कंटिन्यूइंग एब्यूजिव रिलेशनशिप। धीरे धीरे वो पैक्ट ऑफ सीक्रेसी और दृढ़ होता जा रहा है, वो किसी से नहीं मिल रही है। और दूसरी बात है कि आइसोलेशन एक और चीज है। उसमें जो एब्यूजर रहता है वो इन अ वे ही मेक्स श्योर कि द पर्सन इज आइसोलेटेड। इस केस में भी श्रद्धा एकदम आइसोलेट हो गई, फैमिली से कट गई, फ्रेंड से कट गई, तो ये हर्ष तो उसका बेचारी का होना ही था। तो यही एब्यूजिव रिलेशनशिप हमेशा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें अपनी लड़कियों को, यंग लड़कियों को, लड़कों को एक तरह से एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि दिस इज साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, और इस तरह से लड़कियां फंसाई जाती हैं, इस तरह से उनके साथ ऐसा सब होता है, और उन्हें किस तरह से जागरूक रहना है और अपने आप को बिल्कुल नहीं कटना है। और एज पेरेंट्स, एज फ्रेंड्स ऑल्सो, अगर कभी हमारे आसपास कोई ऐसे बिहेव करता है तो हमें उसकी बातों का बुरा नहीं बनाना। नॉर्मली आप बुरा बना जाते हैं, अरे ये तो हमें इग्नोर कर रहा है, अरे ये तो हमसे बात नहीं करना चाह रहा। अगर आपको लगता है कि जरा सा भी ऐसा है तो आप आउट ऑफ द वे जाके उसके लिए सपोर्टिव रहे और जहां तक हो सके सपोर्ट प्रोवाइड करें। एंड स्पेशली जो क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली है, अच्छे से उसके अगर सपोर्ट मिलती, शायद वो ये करेज ले पाती कि उससे अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर आ पाती, परंतु उसको कोई सपोर्ट मिल नहीं पाई, ऐसा लग रहा है। इसीलिए उसका अंत देखिए कैसा एकदम खराब दर्दनाक अंत हुआ। किसी को अपराध का शिकार होने से बचाने में उसके परिवार और आसपास के समाज की अहम जिम्मेदारी होती है। आज श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है, तब सामने आ रहा है कि आफताब के साथ उसका रिलेशनशिप बेहद खराब हो चुका था, एक अब्यूसिव रिलेशनशिप था। मारपीट शायद रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था। आफताब के दोस्ती ने श्रद्धा को कानून की मदद दिलाने के पहले जरूर की थी, लेकिन आफताब बचता रहा और श्रद्धा का टॉर्चर करना और उसे ब्लैकमेल करने की हिमाकत करता रहा। आफताब कानून की नजर में गुनाहगार है तो हमारा समाज भी कहीं ना कहीं इस मामले में नाकाम हुआ है। श्रद्धा अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसका केस समाज के लिए एक सबक जरूर सिखाता है। और मैं आज गुजारिश करूंगी करण से, राहुल से, रजत से
कि पुलिस को कोई भी आप सुराग दे सकें तो ज़रूर दे। ये हमारा फ़र्ज़ भी है, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारी दोस्ती का कर्ज भी है, क्योंकि श्रद्धा को न्याय दिलाना हमारा मिशन है और श्रद्धा को न्याय मिलना ही चाहिए, नहीं तो हम इस समाज में किसी से आंख नहीं मिला पाते। आप सबका सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और दोस्तों को बस हौसला देती हूँ कि इस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। हम श्रद्धा के न्याय के लिए ज़रूर लड़ेंगे।